जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 5 राज्यों के चुनाव 2022 में होने वाले हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल शुरुआत में ही यानी जनवरी फरवरी से ही वो चुनाव शुरू हो जाएगा और 1 साल तक ये चुनाव का माहौल बना रहेगा। उसमें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और नॉर्दर्न ईस्ट का भी एक स्टेट है, मणिपुर है। ऐसे 4-5 स्टेट का 5 स्टेट का ये चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश से जैसे 403 विधानसभा की सीटें हैं, वही 80 लोकसभा की सीटें भी चुनकर जाती है और इसी उत्तर प्रदेश ने देश को कई सारे पिछले राजनीतिक सालों में नेता देने का काम किया है। इसी उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री देने का भी काम किया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी इसी उत्तर प्रदेश से चुनकर आते थे। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए और ये चुनाव जो निर्धारित करते हैं, जिनका वोट प्रतिशत बहुत मायने होता है, वो है उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समुदाय। आमतौर पर मुसलमानों की आबादी देश भर में 15 से 16% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वे 19% है और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर कहलाता है, जिसके पाले में मुसलमानों के वोट जाते हैं, वो वहां पर किंग मेकर होता है। तो इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर मुसलमानों की यूपी में क्या स्थिति है, उनके वोट प्रतिशत कितने हैं, वो कितने प्रभावशाली है शासन प्रशासन में और यहाँ तक कि विधानसभा में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनके ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार किस प्रकार से हो रहे हैं, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, एससी एसटी ओबीसी के साथ में उनका इत्तेहाद कैसे हो, जो कि होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है या कम पैमाने पर हो रहा है, वो इसको और कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए और इन सभी मसलों पर जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला मुस्लिम समाज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, उनके पदाधिकारियों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं एमएनटीवी पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद सर का, जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, और इसी संगठन के यानी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मुबारक फराज सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। और इस चर्चा में एमएनटीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल, जो नए आंकड़े आए हैं उसको लेकर मैं फराज सर से ये जानना चाहूंगा। फराज सर से मैं मेरा पहला सवाल, ओपनिंग क्वेश्चन जो है उनसे है कि अभी कुछ आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े कई सालों से है, जिस पर बहुत बार हमने चर्चा भी की है। आंकड़े ये है कि मुसलमानों की आबादी, मुसलमान देश में तो माइनॉरिटी कहलाता है, लेकिन जेलों में वो मेजोरिटी में है। मुसलमानों की आबादी जेलों में बहुत ज्यादा है और ये कुछ आंकड़े मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, मुबारक फराज सर को भी बताना चाहता हूँ, उन्होंने उन आंकड़ों का स्टडी भी किया है। आंकड़े ये कहते हैं कि यूपीए यानी कांग्रेस का जो सेकंड टर्म था 2009 से लेकर 14 के बीच में, तो उस वक्त मुसलमानों की 21 से 22.5% आबादी जेल में थी और वही एनडीए का जो सेकंड टर्म था यानी 2014 से लेकर 2019 तक का, उस बीच 19 से 21% जो मुस्लिम्स है वो जेलों में थे। इसके अलावा कुछ अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े भी है। खासकर हमने अंडर ट्रायल कैदी जो है, अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है कि जिन पर मुकदमा तो दर्ज हुआ है लेकिन कानूनी सुनवाई जो है, न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो नहीं हुई है, और अंडर ट्रायल मतलब उनकी ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई। तो उसके कुछ आंकड़े मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यों के हिसाब से भी ये आंकड़े बदलते हैं। जैसे असम में मुस्लिम आबादी 34% है और जेलों में अंडर ट्रायल मुस्लिम 42 से 47.5% है।
गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुस्लिम आबादी 10% है और गुजरात की जेलों में 24 से 27% अंडर ट्रायल कैदी है। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर मुस्लिम आबादी 13% है और अंडर ट्रायल मुस्लिम जेलों में उनकी आबादी 19 से 22% है। तो ऐसे कुछ आंकड़े हैं जो अभी नए आंकड़े सामने आए हैं, सतह पर आए हैं और उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा सवाल मुबारक फराज सर से ये है कि इन ये जो आंकड़े, संकेत जी इसमें उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं आया है। हाँ, वो सर अपने इसमें जानकारी दे सकते हैं। तो मैं फराज सर से ये जानना चाहता हूं कि एक तो ये जो आंकड़े अभी सामने आए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? यानी ये कांग्रेस के काल में भी यही है, कांग्रेस के शासन में तो बल्कि ज्यादा मुस्लिम जो है जेलों में है। बीजेपी के काल में भी परिस्थिति कुछ बदली नहीं है, 1-8% का उसमें जो कम हुआ है, कम आबादी मुस्लिम जेल में है, लेकिन दोनों के काल में, दोनों के कार्यकाल में एक जैसी ही परिस्थिति मुसलमानों की है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मेरा मानना ये है कि आरएसएस की जो राजनीति है, आरएसएस ने जो उसकी राजनीति या सारी व्यवस्था को कब्जा करने के लिए जो मुस्लिम विरोध का फंडा अपनाया है, जी, तो मुस्लिम विरोध के चलते हमारे मुस्लिम लोगों के जो बेगुनाह बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, इनको सलाखों के पीछे डालने का काम कांग्रेस ने ही शुरू किया। और इस बात का मुस्लिम लोगों को, इस व्यवस्था का पता नहीं, ये काम कैसे चलता है, क्या चलता है। उनको लगता है कि कांग्रेस सेक्युलर है और बीजेपी कम्युनल है, ऐसे लगता था पहले। अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, बामसेब का जो काम चल रहा है इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। लेकिन इसकी जो जड़ है ये है कि मुस्लिम लोग गुनाहगार हैं, क्रिमिनल्स हैं। ये बात SC ST OBC में फैलाई जाए और SC ST OBC का ध्रुवीकरण हिंदू के नाम पर किया जाए, यही इस मसले की जड़ है, ऐसा मुझे लगता है। और ये आरएसएस जो काम पिछले 100 साल से, 1925 से कर रही है, उसको इसमें कामयाबी मिली है कि मुस्लिम विरोध पैदा हो और मुस्लिम विरोध ज्यादा बड़े पैमाने पर करने के लिए ये जो आतंकवाद की या तो बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं रहती हैं, इसमें मुसलमान बेगुनाह बच्चों को अरेस्ट किया जाता है और फिर बाद में उसकी ट्रायल हो जाती है 15-20 साल से, फिर उनको निर्दोष छोड़ा जाता है। ये हो रहा है और इसका कारण यही है कि मुसलमानों को अलग थलग आइसोलेशन में ढकेलना और SC ST OBC के का ध्रुवीकरण हिंदू के नाम पर करना और SC ST OBC को इस्तेमाल करना, यही कारण हो जाता है। आपने आरएसएस की बात की, केवल आरएसएस के ही मुस्लिम विरोध का एजेंडा आप बता रहे हैं, जबकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा मुस्लिम आबादी जेलों में थी। अगर आंकड़े मैं दोबारा अगर आपको बताऊं तो आंकड़े ये कहते हैं कि यूपीए सेकंड में जो 2009 से 2014 के बीच का उनका कार्यकाल रहा, उसमें 21 से 22.5% मुस्लिम आबादी जेल में थी और वही एनडीए सेकंड में यानी 2014 से 19 के बीच में 19 से 21%। यानी बीजेपी अगर आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रही है, आरएसएस की विचारधारा मुस्लिम विरोध पर खड़ी है, ऐसा आपने कहा है, लेकिन काम तो, या मुस्लिम विरोधी काम जो है उनको जेलों में डालने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा हुआ है। और कांग्रेस एक प्रकार से सेक्युलर मानी जाती है, खुद को सेक्युलर कहती है और मुसलमान भी ये मानते हैं कि बीजेपी कम्युनल है और कांग्रेस सेक्युलर है, लेकिन सेक्युलर कांग्रेस ने ही मुसलमानों का ज्यादा सत्यानाश किया है, ये आंकड़े बता रहे। जी जी, नहीं, ये आरएसएस भी तो कांग्रेस ने ही बनाई ना। आरएसएस जो बनाई है ये कांग्रेस ने ही बनाई है जी। हेडगेवार जो थे, ये हेडगेवार विदर्भ कांग्रेस के अध्यक्ष थे
और ये आरएसएस ये कांग्रेस की ही एक शाख है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के तहत भारत के विभाजन के बाद में कांग्रेस ने ही आरएसएस को बढ़ावा दिया। आरएसएस की स्थापना भी कांग्रेस के हेडगेवार ने ही की, और ये आरएसएस का काम कांग्रेस ने ही बढ़ाया। और यही कारण है कि विभाजन के बाद में कांग्रेस ने ये पूरी व्यवस्था ब्राह्मणों के कब्जे में रहने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश रची, उसके तहत बेगुनाह बच्चों को और जेलों में ज्यादा से ज्यादा ठूसे। अभी जो अंडर ट्रायल्स के आंकड़े मैंने आपको बताए, उसमें काले सर ने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं है, मैंने जानबूझकर वो नहीं लिया ताकि आपके द्वारा उसकी जानकारी मिले। मैं चांद मोहम्मद सर से जानना चाहता हूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का उनका बैकग्राउंड रहा है, काफी सालों से वो उत्तर प्रदेश भर में भी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड रहा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के क्या आंकड़े हैं, अंडर ट्रायल्स कैदी हो या अन्य जो आंकड़े हैं, वो मैं उनसे जानना चाहता हूँ। चांद मोहम्मद सर। जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज जेलों की जो बात आई है और जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बेहद अहम मुद्दा है, खासतौर से पूरे माइनॉरिटीज में मुसलमानों से जुड़ा हुआ ज्वलंत मुद्दा है और ये लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है। इंडिया टुडे नाम की जो पत्रिका है, मैगजीन है, उस मैगजीन ने कवर पेज पर ये बात लिखा, फ्रंट पे लिखा कि देश में कम जेल में ज्यादा। मुसलमानों की आबादी देश में कम है लेकिन जेल में ज्यादा है। तो पूरे भारत में शासन प्रशासन में मुसलमानों की भागीदारी भले ही कम हो, लेकिन आज अगर हम बात करें तो जेलों में एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की दिखाई देती है। उसमें यूथ है, स्टूडेंट हैं, आलिम है और इनकी एक बड़ी जमात है। और उसमें खासतौर से हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, सोशल रिफॉर्मर लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं और ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए मामलों पर काम करने वाले लोग हैं और पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं मुसलमानों के। तो मुसलमानों के कहा जाए इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल लोग और सोशल रिफॉर्मिंग का काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट को टारगेट बनाकर इस देश में बड़े पैमाने पर जेलों के अंदर डाला गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जेलों में एक बड़ी संख्या का वजह है पिछले 75 सालों में जो रूलिंग पार्टी रही। कांग्रेस 57 साल तक रूलिंग पार्टी रही और उसके बाद बीजेपी रही। तो दो ही पॉलिटिकल पार्टियां भारत में खासतौर से आजादी के बाद रूलिंग पार्टी रही। और दोनों पार्टियों की बात करें तो इसमें तीन कारण मुझे नजर आता है। मुस्लिम आबादी आज जो एक बड़ी संख्या में जेलों में है, उसके पीछे पहला जो कारण आता है विचारधारा का। जो रूलिंग पार्टियां रही है उनकी विचारधारा खासतौर से मुसलमानों को लेकर और इस्लाम को लेकर खासतौर से उनके अंदर जो नफरत की बातें रही, उन्होंने इस बुनियाद पे काम किया। दूसरी चीज, एक बात अभी चर्चा के दौरान आई कि कांग्रेस सेकुलर है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी अगर कोई कम्युनल पार्टी है तो कांग्रेस है आज की तारीख में। और कांग्रेस अगर कम्युनल ना होती तो इस मुल्क को तोड़ती नहीं, इस मुल्क को बांटती नहीं। और कांग्रेस के उस वक्त के जो जिम्मेदार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर गांधी और उनके साथ जो भी लोग थे, उन लोगों ने प्लान बनाकर इस देश को तोड़ने का काम किया। तो आज के तारीख में पूरे भारत में सबसे बड़ी अगर कम्युनल कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। और इसका दूसरा कारण यह है कि विचारधारा के अलावा पुलिस की कम्युनल सोच है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन ओबीसी एससी एसटी की है और पिछले 96 सालों से ओबीसी एससी एसटी की आरएसएस के लोगों ने जहनसाजी की। और आरएसएस का जो नेशनल सिलेबस है वो मुस्लिम विरोध है, मुसलमानों का मुखालफत है। अगर बीजेपी अगर आज वजूद में है, जिंदा है, यहां तक पहुंची, शिखर तक पहुंची, तो अगर मुसलमान शब्द अगर उनके सिलेबस से निकाल लिया जाए तो बीजेपी डेड हो जाएगी।
पाकिस्तान शब्द अगर निकाल लिया जाए तो बीजेपी डेड हो जाएगी। ये 2-3 शब्द खासतौर से बीजेपी के लिए एनर्जी देते रहते हैं और बीजेपी को आज इस पोजीशन तक ले जाने में ये 2 शब्द उनके सिलेबस के बेहद अहम शब्द है, अहम वर्ड है। तो इसलिए जो विचारधारा है वो पहला मामला विचारधारा का है और विचारधारा से जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, पुलिस प्रशासन से जो लोग निकल के जाते हैं वो सोसाइटी से ही निकल के जाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो विचारधारा आरएसएस के जरिए 1925 से लगातार डाली गई, उसकी वजह से कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और बड़े ओहदों पर जाने वाले लोग भी खास तौर से पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। मुसलमानों के जब मामलात आते हैं तो पूर्वाग्रह से प्रेरित होने की वजह से वो मुसलमानों पर अलग अलग तरीके से चार्जेस करते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। खासतौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट का एनएसए के मामले में खासतौर से जो स्टेटमेंट आया, बयान आया, वो काफी सेंसिटिव है। पूरे देश के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से वो आम मुसलमानों को उठाते हैं और उठाने के बाद उन पर एनएसए जैसे धाराओं का इस्तेमाल करते हैं या कानून का इस्तेमाल करके उन पर लगाते हैं। तो हाईकोर्ट ने बयान दिया, खुले तौर पे इस बात को सामने रखा कि ये जो ज्यादातर मामले पूर्वाग्रह प्रेरित होते हैं एनएसए के लगाए जाने वाले, और इसमें विचारधारा के अलावा सत्ताधारी जो दल होता है उसके दबाव में एनएसए लगाए जाते हैं। तो जो ये एक्ट है खासतौर से राष्ट्रद्रोह के मामले जैसे जो कानून है तो पूर्वाग्रह से प्रेरित है और इसके 3 ही कारण है। मुसलमानों की आबादी अगर आज जेलों में है तो पहला पुलिस की कम्युनल सोच है, पूर्वाग्रह से प्रेरित सोच है। इसके साथ साथ जो सत्ताधारी दल हैं, रूलिंग पार्टियां हैं, उनकी भी सोच मुसलमानों को लेकर जो है वैसी नहीं रही जो इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का दस्तूर खास तौर से जिस मकसद के लिए बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके प्रियम्बल में 4 बातें लिखी गई, 4 वर्ड इस्तेमाल किए गए, जोर देकर कहा गया कि भारत के आईन का बुनियादी मकसद क्या होगा कि भारत में समता होगी, स्वतंत्रता होगा, न्याय होगा और बंधुत्व होगा। ये भारतीय संविधान का ये बुनियाद है, ओरिजिन है। लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने इन चारों बुनियादों को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया और नुकसान पहुंचाने की वजह से भारत में एक बड़ी आबादी जो ईमान, इत्तेहाद, मसावत को मानती है, अमन और चैन और इंसाफ को मानती है, उसको टारगेट करके इन्होंने जेलों में डाला। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन जेलों में 26 से 29% मुसलमानों की आबादी है। और इसमें 29% जो मामलात है मुसलमानों पर ज्यादा है और विचाराधीन जो मामले की बात करें तो 27 साल से तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा यानी समाज और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और 27 सालों में मुसलमान कभी सपा से नाराज होता, वोट करता था और बसपा से नाराज होता था, सत्ता में लाता था और 4-4 बार समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी के आवाज, चांद भाई आपकी आवाज चांद सर आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है, कुछ शब्द उसमें नहीं सही से सुनाई दे रहे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज 19% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, एक बड़ी आबादी है। और उत्तर प्रदेश की सियासत की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये डिसाइड करने वाली मेजोरिटी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों की रही है लंबे अरसे से। और 27 साल तक उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां रूलिंग में रही, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरह से सेंट्रल में मुसलमानों की पॉलिसी रही कांग्रेस को लाने की, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा से मुसलमान नाराज होता था बसपा को लाता था और बसपा से नाराज होता था तो सपा को लाता था। लेकिन अगर हम बात करें जिस कम्युनिटी के बेस पर इनको रूलिंग पार्टी बनने का, इनको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और मुसलमानों के सच्चर कमीशन को लागू करने की बात आती थी, एजेंडे में ये बात करते थे, अपनी रैली और सभाओं में इलेक्शन पीरियड के दौरान, चुनाव पीरियड के दौरान ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के विकास और डेवलपमेंट और भागीदारी की बात करते थे, रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और शासन प्रशासन में। लेकिन 27 सालों में इन्होंने
मुसलमानों का शासन प्रशासन में भागीदारी को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों में 27 सालों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इसका भरपूर ख्याल रखा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की जेलों में जो आज है, इसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। क्योंकि अगर ये मुसलमान के विकास की बात करते थे, उनके डेवलपमेंट की बात करते थे, तो आज उत्तर प्रदेश में अगर इनका ये डेवलपमेंट करते तो 27 साल का दिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए दिन कम नहीं होता है। 27 साल में चाहते तो आज उत्तर प्रदेश के हर चौथा आदमी पुलिस होता, हर चौथा आदमी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS होता। लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले तबकों को आज इस स्टेज पे लाया कि आज उत्तर प्रदेश की जेलों में हर चौथा आदमी मुसलमान है। ये हर चौथा आदमी, मुसलमानों के विकास की अगर बात करें तो हर चौथा आदमी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बना पाए, शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी ये नहीं बढ़ा पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 साल की इन रूलिंग पार्टियों ने मुसलमानों की जेलों में आबादी मुसलसल तौर पे लगातार बढ़ाने का काम किया, और बढ़ाने की वजह से आज उत्तर प्रदेश में 19% आबादी का 26 से 29% तबका आज जेल के सलाखों के पीछे है। ये बेहद गंभीर सब्जेक्ट है और गंभीर मुद्दा है, और इन्होंने हमेशा से दृष्टि चांद सर, अभी इसको मैं एक ब्रीफ में आपको ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इतनी बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर है कि उनकी आबादी का मतलब जेल के अंदर का हर तीसरा, अभी 29% की आप बात कर रहे हैं तो हम लोग ये मानकर चले कि हर तीसरा आदमी जो है वो मुस्लिम है। तो इतनी बड़ी आबादी जो है, लगभग 30% की आबादी अगर उत्तर प्रदेश के जेलों में अंडर ट्रायल कैदी हो या जो भी जेल के आंकड़े आए हैं, तो ये 30% के करीब के आंकड़े अगर हम लोग पकड़ कर चले तो इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर ये मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? इस मुद्दे को लेकर चुनावी मुद्दों को, क्योंकि अभी चुनाव है, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, मगर ये जो मुद्दा है जो सबसे हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही क्राइम बढ़ता है, तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड ये सारी बातें हैं। तो ये मेरा सवाल सीधा ये है कि ये चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर से आज जेलों में जो एक बड़ी आबादी है, चुनावी मुद्दा ना बनने का जो वजह रहा है खासतौर से, वो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले 75 सालों से आप सेंट्रल से लेकर स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टियों में जो मुसलमानों के चेहरे दिखाए जाते, चाहे वो MLA, चाहे MP, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हों, वो सारे चेहरे वो पोजीशन थे, पावर नहीं थी। अगर 75 साल की रूलिंग पार्टी की बात करें तो 57 साल की रूलिंग पार्टी में गुलाम नबी आजाद और सलमान कुर्सी, अभी चांद भाई, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की रैलियां हो रही है, अलग अलग पार्टियां मुस्लिमों के वोट लेने के लिए बात कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, बीजेपी भी मुस्लिमों की वोट लेने की कोशिश में कर रही है। तो इन चुनावी रैलियों में MIM के ओवैसी साहब भी वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो ये पिछले 2-3 महीनों से उत्तर प्रदेश का माहौल चुनावी सरगर्मी में काफी गर्म हो चुका है। हम केवल पिछले 3-4 महीनों की भी अगर बात करें तो इन किसी भी नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा। आखिर क्या बात है? या जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा फील्ड में है, उनके द्वारा भी इसको लेकर कोई कैंपेन छेड़ा जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर कोई लड़ाई लड़ने की या कोई बात बनने की प्रक्रिया चालू है? इसका ये असल वजह है कि इन पार्टियों के जरिए खासतौर से जेलों में के मुद्दे को, या मुसलमान जो जेलों के सलाखों के पीछे बंद है उनको ना उठाए जाने का आज असल वजह है कि आज जितनी भी उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टियां हैं वो RSS का टूल्स बन गई। वो RSS का टूल्स बनने की वजह से वो मुसलमानों के किसी भी उसूल और मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो उनकी चुनावी जनसभा हो, चाहे एजेंडा हो। और ये मुसलमानों के बहुत ही ओरिजिन से जुड़ा हुआ, बुनियाद से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको ना उठाने के पीछे एक ही वजह है कि ये पार्टियां जो आज चाहे सपा हो। आपके चांद सर, आपका माइक म्यूट हो गया।
इनके जरिए अगर नहीं उठाए जाने का मामला जुड़ा हुआ है तो उसमें एक ही मामला है कि ये पार्टियां आज के तारीख में सपा बसपा आरएसएस का टूल्स बन चुकी है, इसलिए इन मुद्दों पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। फराज सर, मैं फराज सर से जानकारी चाहूंगा। फराज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फराज साहब, उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर अगर हम समझना चाहे तो डॉक्टर कफील खान का भी मामला जो है वो नेशनल मीडिया में काफी बड़े पैमाने पर चर्चा में रहा। गोरखपुर के ही हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था उसको लेकर उनको अरेस्ट किया गया था और हाईकोर्ट ने 2 बार उनकी जमानत मंजूर भी की थी, उसके बाद में भी उनको छोड़ा नहीं गया था। तो ये मुद्दा भी अभी जैसे कांग्रेस ने उस समय या बसपा हो, सपा हो या बहुत सारे दलों ने कफील खान के मुद्दे को लेकर कोई बड़ी बयानबाजी की हो या कोई बात उनके समर्थन में कही हो, ऐसा भी मामला हमको दिखाई नहीं देता। मुसलमानों के समस्याओं को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर अपना मत प्रदर्शित नहीं करती। इसका कारण ये है कि मुस्लिम विरोध जो SC ST OBC में फैलाया गया है, सारे पार्टियों के लीडर्स डर रहे हैं कहीं मुसलमानों को मुद्दा हम अगर उठाएंगे तो हमारी SC ST OBC की जो वोटिंग है वो हमको नहीं मिलेगा। यही इसका कारण मुझे लगता है। और ये सिचुएशन ऐसी खतरनाक हो रही है कि अभी ओवैसी साहब मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं और इसलिए मुसलमानों का अगर सिर्फ मुसलमानों का ध्रुवीकरण इस बात पर हो गया तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुसलमानों के साथ में SC ST OBC को अगर जोड़ा जाए तो यही राजनीति सफल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और जी ये सवाल आगे भी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप दोनों की बातों से एक बात सामने आई है कि आरएसएस हो या उनकी पॉलिटिकल विंग बीजेपी हो, उनकी राजनीति मुस्लिम विरोध पर है। लेकिन जैसे अभी काले सर ने भी कहा कि मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास है वो बीजेपी भी कर रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 50,000 ऐसे बूथ है जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वोट प्रतिशत ज्यादा है, डिसाइडिंग फैक्टर है। और उसमें से उन बूथों में बीजेपी भी काम कर रही है और बीजेपी ने लगभग 6,000 से ज्यादा बूथ ऐसे चिन्हित किए हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं, जहां के पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम है, जिसे आमतौर पर पसमानदा कहा जाता है, उनको भी साथ जोड़ने का जो काम है वो बीजेपी लगातार कर रही है। और फिर ये कैसे माना जाए कि बीजेपी की पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध पर खड़ी है जबकि वो तो मुसलमानों को साथ लेना चाहती है। ये बात अलग है कि 17 के चुनाव में उन्होंने एक भी टिकट मुसलमान उम्मीदवार को नहीं दिया था, लेकिन वोटरों को तो लुभाने का काम या अपने साथ जोड़ने का काम बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है। फराज सर। बीजेपी के ये चाल मुझे इसमें दिख रही है कि मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों को अपने तरफ खींचा जाए। जैसे पसमानदा OBC को उन्होंने अपने तरफ खींचा और अपना वोट बैंक बनाया, उसी तरह से पसमानदा लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए, ये इसमें उनकी रणनीति मुझे लग रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा। मुसलमान कांग्रेस को समझता नहीं है, कांग्रेस के बहकावे में जा सकता है, लेकिन बीजेपी के बहकावे में आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये उनकी जो रणनीति है पसमानदा मुसलमानों को अलग करने की और दूसरे मुसलमानों को अलग करने की, ये मुझे कामयाब हो गया ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो हाई कास्ट मुस्लिम है वो बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत से जो तंजीमें हैं, बहुत से जो संगठनाएं हैं, इनके जो लीडर्स हैं वो आरएसएस और बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हैं। तो पसमानदा मुसलमान उनके साथ में कैसे जाएगा? मैं अभी लेकिन जैसे आपने कहा कि
अलग अलग जो पार्टियां है, जो बीजेपी के अलावा जो पार्टियां है, फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा बसपा है, कांग्रेस भी वहां पर है, तो ये पार्टियां इस वजह से मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठा रही है क्योंकि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ना लगे। लेकिन उनका वोट तो वो चाहती है, लेकिन मुद्दे उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से चांद मोहम्मद सर ने भी कहा कि मुसलमानों की आबादी जेलों में जो ज्यादा है, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है क्योंकि अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो ये डर रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कहीं हम पर ना लगे, तो इस आरोप से बचने के लिए वो मुद्दे नहीं उठा रही है, लेकिन वोट तो चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी उनके उनके वोट पाने के लिए उनके अंदर जाकर, जैसे अभी मैंने कहा कि 6,500 से ज्यादा की बूथ उन्होंने आइडेंटिफाई किए और वहां पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे, बीजेपी ही मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। सपा तो ये मानकर चल रही है कि ये मुस्लिम वोट तो हमारी बपौती है। नहीं, कोशिश तो करेंगे ना, वो मुस्लिम पसमानदा लोगों के वोट्स बीजेपी को मिले, ये बीजेपी कोशिश तो करेगी। मैं बोल रहा हूँ कि उसमें उनको लेकिन लोग उनके झांसे में नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं, बड़े पैमाने पर कामयाबी नहीं मिली, ये मेरा कहना है। जी फराज सर जी फराज सर, मैं फराज सर और चांद दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो है देश की राजनीति का गढ़ माना जाता है और आजादी के समय में भी जो मुस्लिम लीडरशिप की जो लड़ाई लड़ी गई, या जो हम लोग ये कहे कि मुस्लिम लीग का एक जो सेंटर पॉइंट था वो उत्तर प्रदेश था, और मुस्लिम लीग के सबसे ताकतवर नेता जो है वो उत्तर प्रदेश से आते थे और पूरे देश के राजनीति में उनका दबदबा था, और इतने मजबूत नेता थे कि वो गांधी और कांग्रेस के लोगों के बराबरी करने लायक नेता थे। अगर आजादी के बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम लीडरशिप का बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ। 2017 की विधानसभा के चुनाव में तो अब तक का सबसे लोएस्ट फिगर जो है 24 एमएलए जो है 24 एमएलए केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा से चुनकर आए। आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो कम से कम 80 एमएलए जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होने चाहिए, केवल 24 है। मैक्सिमम आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुस्लिमों का है वो 69 का है। तो एक तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों का पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है, उनको टिकट कम दिए जा रहे, या ऐसी कोई बात है जिसको लेकर मुस्लिम लीडरशिप को या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की जरूरत है कि वो अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए इन सारी परिस्थितियों में अपना कोई प्लान बनाकर काम करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो टिकट देने से भी इनकार कर रही है। इस बारे में मुझे यही कहना है कि मुसलमानों में बहुत बड़े पैमाने पर मंथन करने की जरूरत है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में पॉलिटिकल और सारी सोशल सारी लीडरशिप का अभाव, और ये लीडरशिप जब तक हम मुस्लिम लोगों में बनाते नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि आज़ादी के बाद में जो यानी सो कॉल्ड आज़ादी है, आज़ादी के बाद में जो काम हुआ मुसलमानों में, मैं देख रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ रिलीजियस काम पर जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, और पॉलिटिक्स में और सोशल कामों में ये रिलीजियस लीडर्स जो हैं उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और इसी का कारण है कि ब्राह्मणों ने सारी व्यवस्था पर कब्जा जमा। ये आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई, तब तक ये मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर थे ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे, सोशल कामों में हिस्सा लेते थे, लेकिन आजादी के बाद में मेरा बहुत बड़ा यह ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने पॉलिटिक्स से अपना पल्ला झाड़ दिया है, और इसी का कारण है कि पॉलिटिक्स में भी परसेंटेज कम आ गया और प्रशासन में भी ये परसेंटेज कम आ गया। आजादी से पहले 33% हम प्रशासन में थे और आज 2% से भी कम है। तो इसका कारण ये है, ये मैं मानता हूं कि जो सही किस्म की लीडरशिप पनपनी चाहिए थी मुसलमानों में, वो नहीं पनपी।
इसी की वजह से आज ये जो समस्याएं हैं, जेलों में सबसे ज्यादा लोग मुसलमानों के हैं, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। एजुकेशनली भी बैकवर्ड मुस्लिम समाज हो गया है, और इसी का कारण है कि ये सारी समस्याएं पैदा हुई है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में जेन्युइन लीडरशिप निर्माण होना जरूरी है, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तहत यही काम किया जा रहा है कि मुसलमानों में सही किस्म की लीडरशिप पैदा हो। जी चांद सर, उसी काले सर का जो सवाल है आपसे, उसी सवाल में थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि 2017 की विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल 24 ही विधायक चुनकर गए, जबकि आबादी के हिसाब से 80 से 85 विधायक होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिम भी ये मानता है उत्तर प्रदेश का कि समाजवादी पार्टी ही हमारी पार्टी है या विकल्प है बीजेपी को हराने के लिए, आज भी ये परिस्थिति है। तो समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें, कितने कैंडिडेट 2017 के चुनाव में उतारे थे, कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, और कितने परसेंट मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में चुनकर गए? समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 90 के आसपास मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन जो वैचारिक दृष्टि से मैंने बात की कि उनका जो कोर वोट है, जातिगत वोट है, जब मुस्लिम कहीं चुनाव लड़ रहा है तो वो वैचारिक तौर पे वो कहीं न कहीं डाइल्यूट होता है मुस्लिम फेस देकर, चेहरा देखकर, विचारधारा की वजह से। तो ये 2017 के इलेक्शन में देखने को मिला। बसपा ने भी टिकट दिए, सपा ने भी दिए, लेकिन इनके कोर वोट जहां मुस्लिम फेस आए, कैंडिडेट आए, तो सेंट्रलाइज होकर बीजेपी को उन्होंने वोटिंग किया, जिसकी वजह से 24 लोग ही जो है विधानसभाओं में पहुंच पाए। तो ये कहीं ना कहीं विचारधारा से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ग्राउंड जीरो पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका स्टेट से लेकर बूथ तक संगठन है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ जोड़ पाए। कौन सी बात बताकर, कौन सी विचारधारा बताकर कि हमें ही सपा को ही वोट देना चाहिए, ऐसा उनके पास कोई आइडियोलॉजी और विचारधारा नहीं है। दूसरी बात, वो लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया का एक स्टेटमेंट है कि अगर वो लोहिया को मानते तो लोहिया कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। लेकिन हम बात करें पिछले जो है 10 सालों की सपा बसपा के लोगों की बात करें, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के ऊपर बड़े पैमाने पे फर्जी एकाउंटर हुए, उनके माँ बहनों के साथ इस वर्ग की रेप की घटनाएं हुई, लेकिन इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया। इनकी हैसियत इतनी है उत्तर प्रदेश में कि ये चाहे उत्तर प्रदेश बंद कर सकते, देश तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन इनका स्टेट से लेकर बूथ तक नेटवर्क है, संगठन है। लेकिन सीए एनआरसी का मामला आया, एनपीआर का मामला आया, इन्होंने बंद नहीं किया। कठियावाड़ में आसिफा नाम की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 8 साल की बच्ची के साथ, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट और कोई आवाज नहीं उठाया। राबिया सैफी के साथ दिल्ली में दरिंदगी की गई, उसको लेकर इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तस्लीम को इंदौर में मारा गया, तबरेज अंसारी को झारखंड में मारा गया, 1 लाख खान, पहलू खान जैसे लोगों की लिंचिंग की गई। लिंचिंग के मामले पर न सपा के लोग बोलते हैं, न बसपा के लोग बोलते हैं, और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व तो चिड़ी चुप हो जाते हैं। और जिसकी वजह से मुस्लिम वोट अभी खासतौर से जो यूथ है, खासतौर से इन परिस्थितियों और हालात को देखने के बाद उसने ये तय किया है कि इनके पास कोई सामाजिक विचारधारा नहीं है कि वो ओबीसी एससी एसटी को जो आरएसएस की विचारधारा से आरएसएस के लोगों ने जोड़ रखा है, और मुसलमानों के नफरत का जो जहर उनके दिलों में घोल रखा है, उसका काट आज के तारीख में न समाजवादी पार्टी के पास है, न बहुजन समाज पार्टी के पास है। इसकी वजह से तेजी से जो अभी मुसलमान राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ जुड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आज भारत के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उनके साथ कॉमन मुद्दों पे काम कर रहा है। तो आज आरएसएस के मुकाबले कोई भारत में अगर विचारधारा और समाज को, ओबीसी एससी एसटी को सही रास्ते पे उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बामसेफ है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, और उसके राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम जी दिखाई देते हैं।
इन इश्यूज पे 29 जनवरी को सीए एनआरसी के मसले पे अगर किसी ने भारत बंद किया तो जिसके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है और राजनीतिक उनकी भागीदारी पंचायत क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे पे भारत बंद किया। तो सामाजिक तौर पे अभी जो ग्राउंड लेवल पे ये जो मूवमेंट चल रहा है, तेजी से जो मुसलमानों का यूथ है इस विचारधारा की तरफ मूव कर रहा है, जिसका नेतृत्व वामन मेश्राम जी कर रहे हैं और दिख रहा है, और तेजी से लोग अप्रोच भी कर रहे हैं कि ओबीसी SC ST के विचार वैचारिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनके साथ मिलकर मुसलमान राब्ता करे। तो इस सिलसिले में मुस्लिम पार्टियां भी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग अभी मिलने गए और नेशनल मुस्लिम लीग के लोग मिलने गए, MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी वामन मेश्राम जी से मिलने गए। तो कहीं ना कहीं वामन मेश्राम जी वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं भारत की राजनीति में, ग्राउंड लेवल पे खासतौर से RSS की वैचारिक काट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी वजह से मुसलमानों की जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो इनसे मिल रही हैं सामाजिक मुद्दों पे काम करने के लिए, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तो इन मुद्दों पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से 29 जनवरी को भारत बंद हुआ। और अभी त्रिपुरा में जो घटना हुई 8 नवंबर को लेकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वामन मेश्राम जी को। उन्होंने पूरे देश में 8 नवंबर को त्रिपुरा में 21 मस्जिदें शहीद की गई, दुकानों में अगजनी तोड़फोड़ की गई विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म जागरण मंच के जरिए, और हरियाणा में 37 जगह खुले में इबादत के लिए परमिशन थी, उसको रोकने की हिंदुत्ववादी संगठनों के जरिए जो प्रयास किया गया, कोशिश किया गया, तो उसको लेकर 8 नवंबर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग मुझे पूरे भारत में दिखे ज्ञापन देते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। तो ये ग्राउंड लेवल पर मुसलमानों के इशू की बात करें और उनको जोड़ने की बात करें, वैचारिक रूप से जो इस्लाम और मुसलमानों का विरोध है, नफरत है ओबीसी SC ST में, तो ये संगठन काम करता दिख रहा है। और वैचारिक लड़ाई है भारत में, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग विचारधारा के आधार पे होते हैं। जो लोग लिंचिंग करते हैं वो इंसानियत को नहीं मानते हैं, बल्कि उनकी विचारधारा इस तरीके से इस देश में नफरतवादी संगठनों के जरिए जेहनसाजी की जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो जिसके नतीजे हमें दिखते हैं। और आज तो इसी विचारधारा ने, नफरतवादी विचारधारा ने मुसलमानों को इस हालात पे पहुंचा दिया पिछले 75 सालों में कि अगर मुसलमानों का कोई आलिम जिसके सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, नूर हो, और वो बस की सीट पर अगर बैठ जाए तो बस की अगर उसके बाजू वाली 2 सीटें खाली है तो तब तक लोग नहीं बैठते जब तक बस की आखिरी सीट तक नहीं बैठ सकते। तो 75 साल की इस सेकुलरिज्म की राजनीति के पास अगर कोई विचारधारा होती, कांग्रेस और सपा और बसपा और तमाम दूसरे स्टेट की जो रीजनल पार्टियां हैं, अगर इनके पास अगर ओबीसी SC ST को RSS के विचारधारा से निकालने का कोई तोड़ होता, काट होता, तो आज उत्तर भारत में ये दृश्य नहीं देखने को मिलता कि मुसलमान अगर बस और ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसके बाजू में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। इस देश के एक बड़ी आबादी जो मसावात को मानने वाली आबादी है उसे अनटचेबल बना दिया गया। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियां जो सेकुलरिज्म के नाम पर आज चेहरे दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कम्युनल और डेंजरस चेहरे हैं। जी 2012 में उनकी पार्टी रही समाजवादी पार्टी। चांद सर, उसी को लेकर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने ये कहा कि ये सेकुलर और कम्युनल की जो बात चल रही है, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में अभी सेकुलरिज्म नहीं है। उन्होंने वो चोला उतारकर फेंक दिया और कोई जनेऊ दिखा रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई अपने आप को मैं कितना बेहतरीन हिंदू हो ये साबित करने में लगा है। तो ये जो चुनाव अभी होगा 2022 का, वो बीजेपी के एग्रेसिव हिंदुत्व के विरोध में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का मुद्दा बनाकर चलाया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सॉफ्ट हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व के बीच में मुस्लिम कहाँ खड़े होंगे? मुसलमानों की क्या सोच रहेगी? किसके पलड़े में मुसलमान अपना वोट डालेंगे? क्या वो एग्रेसिव हिंदुत्व के दबाव में रहेंगे या सॉफ्ट हिंदुत्व को मजबूत करने में या उसको बीजेपी के विरोध में उसको खड़ा करने के काम में लगेंगे? उत्तर प्रदेश 19% वोट है। सॉफ्ट हिंदुत्व का जो अभी नशा रहा है, जो सेकुलरिज्म का नशा रहा मुसलमानों पर, उससे खासतौर से बहुत सारी सामाजिक तंजीमें काम करती रही। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अभी ऑल ओवर इंडिया में हम जो काम कर रहे हैं, तो उससे वो सॉफ्ट हिंदुत्व से ऊपर उठकर वो वैचारिक खासतौर से वो लड़ाई लड़ रहे हैं।
और वैचारिक लड़ाई में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले लोगों के साथ वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बहुत सारे मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स भी आगे आ रहे हैं और वो साफ्ट हिंदुत्व का जो नकाब है, सेकुलरिज्म का जो नकाब है, उसको अब पूरी तरह से वो ओपन कर रहे हैं। और बहुत सारे उलमाओं की जमात भी, आलिमों की भी जमात आज आगे आ रही है और उससे ऊपर उठकर एक नए विकल्प की ओर मुसलमानों का नजर है। और उनको ग्राउंड लेवल पर जैसे ही जो है एक नया विकल्प दिखेगा, क्योंकि आज ग्राउंड जीरो की बात करें तो मुसलमानों के अंदर जो समझदार तबका है वो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा को विकल्प नहीं मानता, क्योंकि इनके वजूद में होने से क्या हुआ, जो मुसलमानों की भागीदारी 33% थी नौकरियों में, आज 1 से 1.5%, गुलाम भारत में जो भागीदारी थी 33%, 1 से 1.5% में सिमट गई। तो मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बात करें। और आज जो आरएसएस के लोग लॉकडाउन के दौरान सोशली बाइकाट किया, चाहे ठेला पे सब्जी लगाने वाला मुस्लिम समुदाय का बंदा हो, चाहे फेरी करने वाला बंदा हो, इंदौर में जो घटना घटी तस्लीम के साथ, तो उसको इस देश की मीडिया ने और इस देश के नफरतवादी संगठनों के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने चूड़ी जिहाद का नाम दिया। तो ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव मामला है और सॉफ्ट हिंदुत्व मुसलमानों के लिए काफी डेंजरस है। मुसलमानों को जो इस मुल्क के आइन की लड़ाई लड़ रहा हो, संविधान की लड़ाई लड़ रहा हो, संविधान को मानने वाले जो संगठन हो और संविधान को बचाने वाले जो संगठन है, उस तरफ मुसलमान अभी मूव कर रहा है। और मुसलमानों के जिम्मेदार लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, हमारा भागीदारी मिलना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर अभी सियासी मामला को लेकर बड़े पैमाने पे हलचल है और ये अच्छी बात है। और इन फ्यूचर में इसका बड़ा रिजल्ट और बदलाव दिखेगा और मुसलमान इन सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से निकलेगा, ऊपर उठेगा और एक नए विकल्प को खड़ा करेगा और नए विकल्प जो खड़ा हो रहे हैं उस तरफ मूव करेगा। जी बिल्कुल। सर, ये सॉफ्ट हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति भारत में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में भी कायम करने की बात चल रही है। अभी गोवा जैसे छोटा स्टेट जिसमें चुनाव है, वहां ममता बनर्जी जाकर ये कहती है कि मैं ब्राह्मण हूं और बीजेपी के लोगों को मुझे हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एजेंडा जो फिक्स किया जा रहा है 2022 के लोक विधानसभा के चुनाव का, या तो देश भर का जो चुनाव होंगे उसमें हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये कायम किया जा रहा है भारत की राजनीति में। और उसी के इर्द गिर्द चाहे सॉफ्ट राजनीति हो या सॉफ्ट हिंदुत्व हो या एग्रेसिव हिंदुत्व हो, ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इसको काउंटर करने का क्या प्लान राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पास है, या 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम किस तरीके से अपना वोट का रुझान बनाएंगे? पहले जो राजनीति चल रही थी शासक लोगों की, वो सेक्युलर और कम्युनल पर चल रही थी। आज जो राजनीति चल रही है, ये अभी आपने जैसे कहा कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व, ये तो सही समस्या है, हमारे समाज की नहीं है। लेकिन ये दिखाया जा रहा है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व। मुसलमान हमेशा, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तब तक कांग्रेस के साथ में रहा, लेकिन बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में मुस्लिम हमेशा विकल्प ढूंढ रहा है एससी एसटी ओबीसी के साथ। आपने देखा होगा सपा के साथ में उन्होंने मुस्लिम सपा के साथ में गए, जब सपा ने झटका दिया तो बसपा के साथ में आए। तो मुस्लिम हमेशा ये ढूंढ रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ में अपना एक जगह राजनीति हो जाए। लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहा है, जिस तरह सपा और बसपा ने भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में व्यवहार किया है, तो अभी जो ट्रेंड आ रहा है मुसलमानों का आइसोलेशन में राजनीति करना, ये बहुत खतरनाक मैं समझता हूँ। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व से सिर्फ मुसलमानों की राजनीति अलग से करना, ये बहुत, मैं इसको बहुत डेंजरस मानता हूँ। और इसको अगर खत्म करना है तो
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से SC ST OBC के साथ में मुसलमानों को सामाजिक तौर पर लाया जाए, राजनीतिक तौर पर लाया जाए। अगर मुसलमान आइसोलेशन में अलग राजनीति करेगा तो इसके बहुत खतरनाक भविष्य में असर दिख सकता है। और ये जो शासक लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये रोकने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से पूरे भारत में SC ST OBC के साथ में इत्तेहाद बढ़ाना, SC ST OBC के साथ में भाईचारा बनाना। क्योंकि समस्या ये है काले सर, मुसलमानों की समस्या ये है मुसलमानों का आइसोलेशन। पिछले 70 सालों में मुस्लिम लोगों को आइसोलेशन में ढकेला गया है और हमारे लोगों ने भी SC ST OBC के साथ में कट कर रहने का शुरू कर दिया। ये मुस्लिम लोगों की भी गलती मैं मानता हूं। नहीं, लेकिन वही सवाल यही है कि पिछले 75 सालों में दुश्मनों ने, अगर शासक वर्ग ने मुसलमानों को आइसोलेट करने का काम किया तो मुस्लिम आइसोलेट क्यों हुए? उन्होंने SC ST OBC के साथ में तालमेल बनाकर, साझा मंच बनाकर काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं आम मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं। जो तंजीमें चल रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो धार्मिक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, धार्मिक उसको नाम देते हैं, और इस वजह से फिर SC ST OBC जो है वो उनके साथ में, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एफिलिएट नहीं होता है। तो ये क्या वजह है कि मुस्लिम समाज में जो तंजीमें काम कर रही है वो SC ST OBC के साथ, उनको साथ में लेकर काम नहीं करना चाहती है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक अलग बात है, लेकिन अन्य जो तंजीमें काम कर रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। धार्मिक काम जो रिलीजियस लोग कर रहे हैं, जो तंजीमें कर रही हैं, आप देखो अभी जो धार्मिक काम दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं, वो सारे लोगों के सामने उनका भाषण रहता है, उनका प्रवचन रहता है। जैसे बाबा रामदेव है या श्री श्री रवि शंकर जी है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर्स हैं या तंजीमें हैं, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों में काम करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है? तो रामदेव बाबा को भी बुलाते हैं, बहुत सारे मुस्लिमों के कार्यक्रमों में रामदेव बाबा जाते हैं, स्वामी, अलग अलग स्वामियों को बुलाया जाता है। मेरा मुद्दा ये है कि सामने जो पब्लिक रहती है सिर्फ मुस्लिम रहती है। नहीं, वो RSS वाले या बहुत सारे जो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी बड़े बड़े उलेमाओं को बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाती है। नहीं, वो बुलाती है, वो बुलाते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि ये जो रिलीजियस लीडर हैं अदर देन मुस्लिम, ये सारे लोगों के सामने अपना प्रवचन करते हैं। उसमें SC ST OBC के लोग रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, सारे मजहब के लोग रहते हैं। लेकिन मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर्स हैं ये सिर्फ मुसलमानों में भी जाते हैं। ये मैंने पहली शख्सियत ऐसी देखी, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो सारे SC ST OBC के साथ में भी जाते हैं, बामसेब के साथ में भी जुड़े हो। तो ये पहली शख्सियत मैंने देखी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मुसलमानों को आइसोलेशन में रखने के लिए ये जो RSS और BJP काम करके वो तो करती है, लेकिन हमारे रिलीजियस लीडर्स भी मुसलमानों को SC ST OBC के साथ में जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये आइसोलेशन में रखना चाहते हैं। ऐसा वही तो सवाल है कि क्यों कर रहे हैं? उनको ये तो पता है कि जो लोग लिंचिंग करते हैं या जो लोग मुस्लिम विरोधी उनकी जिनकी मानसिकता बनी है वो SC ST OBC के लोग हैं, तो उनको अपने साथ जोड़ने का काम अब तक क्यों नहीं हुआ, यही सवाल है। हाँ, ये काम उन्होंने नहीं किया, ये करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये काम कर रहे हैं, SC ST OBC के साथ जोड़ने का। चांद मोहम्मद सर, इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। आजादी के बाद जो सिचुएशन बनी मुस्लिम तंजीमों की, वो अपने दायरों को, खासतौर से 1947 के पहले, आज के जो मुसलमान हैं 75 सालों की हम बात करें तो वो 33 गुना ज्यादा जो है कहा जाए पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन गुलाम भारत में 33 गुना ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग थे। और उसके सब अगर हम बात करें
पढ़े लिखे समझदार होने का दस्तावेज, तो अगर 33 गुना ज्यादा पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते तो शासन प्रशासन में 33% भागीदारी नहीं होती। और समझदारी थी, पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए 1947 के पहले जो मुसलमानों की क़यादत करने वाले लोग थे वो जानते थे कि भारत में कौन जालिम है और कौन मजलूम है। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया, इसलिए उन्होंने ज्योतिराव फूले का साथ दिया, इसलिए उन्होंने कदम कदम पे कहा जाए जो दबे कुचले मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले लीडर थे, जिम्मेदार थे, उनका साथ दिया। लेकिन 1947 के पहले जो स्थिति रही, जो क्रीम था मुसलमानों का, वो पाकिस्तान चला गया। इंटेलेक्चुअल्स का एक बड़ा तबका वो माइग्रेट किया, जिसकी वजह से जो हमारी दीनी तंजीमें भी, जिनका दायरा मजलूमों में जाकर काम करने का था, वो सिमटता गया। और दुश्मनों ने भी ऐसी अपनी विचारधारा, और दुश्मन के जो संगठन थे वो भी काम किए, दुश्मन ताकतें भी काम की। तो ये दायरा बन गया, ये नैरेटिव बना मुसलमानों का कि हम सिमटते गए, वो समेटते जा रहे। इस्लाम का जो दायरा था वो दबे कुचले मजलूमों की खिदमत से जुड़ा था, इंसानी खिदमत से जुड़ा हुआ था, इंसानों के अंदर मोहब्बत, इखलाक और भाईचारा पैदा करने का था। तो पूरे दुनिया के बिखरे हुए लोगों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर था, लेकिन ये खुद अपने आप में सिमटते गए और वो समेटते चले जा रहे। तो इससे ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रही है। और उन तंजीमों के लोग भी जो 100 साल की तंजीमें हैं, जो 10 साल 20 साल 25 साल की तंजीमें हैं, दीनी तंजीमें हैं, माशाल्लाह उनके खिदमात बेहतर रहे, उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो ऊपर उठकर सोच रहे हैं, और ओबीसी SC ST दबे कुचले जो लोग हैं, भारत के असल इंडिजिनस पीपल है, उनके साथ वो तालमेल बनाकर, सामाजिक तालमेल बनाकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बड़े पैमाने पे जो मुसलमानों की भी तंजीमें हैं, उनके जिम्मेदार हैं, उनके साथ हम मैसेज कर रहे हैं कि इस जो बड़ी स्पेस या बड़ा जगह छूटा, जिसकी वजह से RSS ने एक बड़ी आबादी का जहनसाजी किया नजरियाती तौर पे, वैचारिक तौर पे, तो हमें उनके साथ, हमारा दीन इजाजत देता है उनके साथ जाने का, उनके साथ काम करने का, उनकी बस्तियों में बैठने का और उनके सुख दुख में शामिल होने का। तो उसको लेकर अभी बहुत सारी तंजीमें आगे आ रही हैं, और वो इन मुद्दों पे हमारे साथ हर मसलक के लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। जी, ये मेरा सवाल नेक्स्ट वही था कि आपने कहा कि इस्लाम तो भाईचारे और इत्तेहाद की बात करता है, लेकिन जैसे ब्राह्मणों ने बहुजन समाज, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, SC ST OBC है, उनमें 6000 से ज्यादा जातियां बनाई। उसी प्रकार से भारत में जो मुस्लिम वर्ग है उसमें भी कई प्रकार के फिरके हैं, और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए, या उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पास क्या योजना है, कैसे वो काम कर रहा है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो सेंट्रलाइज प्लान है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के किसी भी कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सेंट्रल बॉडी तक, हम उसी कमेटी को मान्यता देते हैं जब तक उसमें हर मसलक के लोगों को हम शरीक ना कर ले, शामिल ना कर ले, जिम्मेदार ना बना ले, तब तक उस कमेटी को हम मान्यता नहीं देते। हम हर मसलक के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और इस बुनियाद पे जोड़ना चाहते हैं, चाहे जिस मसलक का भारत में मुसलमान हो, मानने वाला हो, चाहने वाला हो, लेकिन उसका खुदा एक है, उसका रसूल एक है, कलाम एक है, और एक ही किबले की तरफ रुक करके नमाज अदा करता है। इस बुनियाद पर सारे मुसलमान एक है, इस बुनियाद पर हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं, और अपने अपने मसलक पे बाबेहतर तरीके से वो कायम रहें। लेकिन हम एक खुदा को मानने वाले लोग हैं, एक कुरान को मानने वाले लोग हैं, एक किबले की तरफ रुक करके नमाज अदा करने वाले लोग हैं, एक ही हमारी ईद होती है, रमजान भी 30 ही दिन का होता है, चाहे जिस मसलक का आदमी हो, पूरे दुनिया में हो। तो इस बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, इस बुनियाद पर हम उन्हें मुत्तहिद कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, हम इस YMN TV के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं पूरे मुल्क के मुसलमानों से। 700-800 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था, और जब कोई मुसलमान नहीं था तो मजहब इस्लाम का जब पैगाम आया दबे कुचले लोगों में, जो हजारों जाति के टुकड़ों में बटे थे, तो जब उन्होंने इंसानियत का पैगाम बांटा तो उसी आबादी ने इस्लाम में दाखिल होने का काम किया। और जब उस आबादी ने, कोई दबे कुचले लोगों में जो हजारों जाति के टुकड़े में थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम पढ़ा, तो सिर्फ मुसलमान हुए। ये जो जातीय स्टिकर और सिंबल दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसको राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ग्राउंड जीरो पे जाकर खत्म कर रहा है। और आलिमों की एक बड़ी जमात राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साथ जुड़कर जो मुसलमानों के अंदर आपसी दूरियां हैं उसको खत्म करने के लिए
आगे आ रहा है और हर मसलक को जोड़ने का हमारे ही पास एक तरीका है, और खासतौर से इस्लाम के मानने वाले पूरे दुनिया के लोगों के पास तरीका है उनको आपस में जुड़ने का, मुत्तहिद रहने का, कि वो एक खुदा को मानते हैं। ये सबसे बड़ा उनके पास तरीका है, एक कुरान को मानते हैं और एक ही रसूल को मानते हैं। चांद भाई, ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद क्या था कि जब फसाद होते हैं या मॉब लिंचिंग होता है तो जो मॉब लिंचिंग का, मैं जरा बोलना चाहता हूँ जी इस सवाल। देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से हमने जब काम शुरू किया तब हमने देखा कि अलग अलग मसलक के लोग हैं, वो उसके मस्जिद में नहीं जाता, वो उसके मस्जिद में नहीं जाता, एक दूसरे के खिलाफ बहुत बड़ा इख्तिलाफ इन लोगों में था। इसी तरीके से लेकिन जाति व्यवस्था जो इधर SC ST OBC में निर्माण की गई है ब्राह्मणों की, ऐसा इधर ये जाति व्यवस्था के पैरेलल ये नहीं है। ये कुछ आइडियोलॉजी में थोड़ा फर्क है, थोड़ी सी आइडियोलॉजी अलग अलग। ऐसे इस्लाम को मानते हैं सारे, लेकिन कुछ मतभेद हैं जो जिसके वजह से एक दूसरे को नहीं मानते, इसीलिए इनको मसलक कहा जाता है। तो हमने जो लोगों को जोड़ा, अलग अलग मसलक के, शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, दरगाह को मानने वाले बरेलवी हैं, ऐसे अहले हदीस हैं, इनको हमने कॉमन जो समस्याएं हैं हमने उनको ये समझाया कि आज जो काम चल रहा है इस मुल्क में मुस्लिम विरोध का, RSS जो काम कर रही है, तो ये RSS काम किसी एक मसलक के विरोध में नहीं कर रही है, सारे मुसलमानों के विरोध में कर रही है। तो हम लोगों में जो इख्तिलाफ है इस्लाम के बारे में, अलग अलग मसलक के, ये आप अपनी जगह रखो, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो हमारे खिलाफ मॉब लिंचिंग की जा रही है, वो ये देखकर नहीं की जाती कि वो सुन्नी है या शिया है या अहले हदीस है या वहाबी है या बरेलवी है। तो ये समझाकर बताया, और आपको मुझे खुशी होती है ये बोलते वक्त कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है दिल्ली में, सारे मसलक के लोगों की सिर्फ एक संस्था है, ये संगठन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ग्रास रूट पर, गांव-गांव में, जिलों में हमने सारे मसलक के लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह करने में हमको कामयाबी। काले सर, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के, मरहूम मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, इनकी जनाजे की नमाज जो रहती है, ये अहले हदीस जो हैं, इनकी मस्जिदों में पढ़ी गई, ये पहली बार हो। ये जो अचीवमेंट है, यानी सारे मसलक को एक जगह कर ही रहे हैं। इतना करके हम रुक नहीं रहे हैं, हम SC ST OBC के साथ में भी इनको जोड़ रहे हैं। वही इस चर्चा का आखिरी सवाल है हमारा कि SC ST OBC के साथ इत्तेहाद करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पास क्या योजना है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, और आगे उनकी योजना क्या है, आगे का रोड मैप क्या है? इसके बारे में मैं थोड़ा तफसीर से, यानी डिटेल में बोलना चाहता हूं कि जो हमारे तरफ से, मुस्लिम लोगों की तरफ से गलतियां हुई है, इसको पहले मानना हो कि गलतियां ये हुई हैं कि हम SC ST OBC के साथ में जो मुत्तहिद थे, एक जगह थे, हम उनसे कट गए। चाहे दुश्मन ने भी इसके बारे में कोशिश की और मुस्लिम लोग भी कट गए कि ये SC ST ये हमारे मजहब के नहीं है। ऐसी कुछ गलतियां हुई हैं, इसको पहले मानना हो। दूसरी बात कि यहाँ जो इस्लाम फैला है, यहाँ जो इस्लाम का काम हुआ, ये सूफी लोगों ने किया, ये सारे मसलक के मुसलमानों को मानना पड़ेगा। और सूफी लोगों ने बहुत सोच समझकर यहाँ एक विचारधारा रखी, यहाँ एक रणनीति बनाई, और उन्होंने SC ST OBC के साथ में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा किया। जैसे
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो अजमेर के हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको बोलते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भाषणबाजी या बयान या ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक, इन्होंने देखा कि यहाँ की जाति व्यवस्था है, यहाँ अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, और गांव में लोग रहते हैं लेकिन अलग अलग जातियों में रहते हैं। तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ही काम करते थे, वो गांव में जाते थे, उस गांव में जाते थे, 8-10 दिन रहते थे, और आखिरी दिन वो सारे जातियों के लोगों को खाना खाने के लिए, अपने बर्तन में खाना खाने के लिए बुलाते थे। तो ये लोग आपस में कभी भी खाने पीने के लिए एक दूसरे के घर में नहीं जाते थे, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनको अपने लंगर पर वहां बुलाते थे, और बयान वगैरह कुछ नहीं करते थे, उनको साथ में लेकर खाना खाते। तो आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से भी इसी रणनीति को लेकर काम करने का हमने मंसूबा बनाया है और प्लान बनाया है। और ये अगर यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग जातियों में बटा हुआ ये देश है, SC ST OBC में, तो इन लोगों में अगर काम करना है तो इनको दूसरी बातों पर कंपल्शन या ये इस्लाम के तरीके, यानी ये जो कंपल्शन रहता है, जो सूफी लोगों ने बताया, उनके ऊपर कंपल्शन नहीं किया SC ST OBC के लोगों ने। उनको सिर्फ साथ में लिया, खाना खाया उनके साथ में, उनको अपने त्योहारों में बुलाया, उनके खुशी के मौके पर उनके घर में जाते थे। इसी आइडियोलॉजी पर ये आगे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का काम होगा। और मुझे बहुत विश्वास है कि अब तक जो काम हुआ है इसी बेस पर हुआ, और इसको बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली। और मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ इससे, मुस्लिम लोगों का आइसोलेशन ही दुश्मनों की ताकत है। मुस्लिम लोग जब अपना आइसोलेशन छोड़ देंगे, और जैसे सूफी लोगों ने बताया कि SC ST OBC में जाकर आप घुल मिल जाओ, जिस दिन मुसलमान इस मुल्क का ये काम करेगा, तब मुसलमान दुश्मन का जो मंसूबा है वो खत्म हो जाएगा। और जो भारत का संविधान जो कहता है कि स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज यहाँ निर्माण हो सकता है, ऐसा मुझे। जी शुक्रिया आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और कार्यक्रम से पहले, कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे ये बोलना चाहिए था, क्योंकि आपके पास राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की नई जिम्मेदारी आई है, आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए आपको MNTV की तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं। ये शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन खैर चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जी संगठन ने जिम्मेदारी दी है, ये बहुत काम है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बामसेब का पुराना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो संगठन ने जिम्मेदारी दी है वो निभाने की कोशिश मैं इसके आगे करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। जी आपके विचारों से ही ये लग रहा है, और ये महसूस हो रहा है हमें भी कि आपने जो निश्चय किया है, आपने जो निर्णय लिए हैं, उस पर आप 100% अमल करेंगे। और मुसलमानों का SC ST OBC के साथ में इत्तेहाद बनने से अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जो गलतियां पिछले कई सालों से हो रही थी वो दोहराई नहीं जाएगी, और SC ST OBC के साथ में उनका इत्तेहाद बनेगा, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। हम आभार व्यक्त करते हैं इस चर्चा को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मुबारक फराज सर का, जो हमारे साथ जुड़े थे और अपने विचार, अपने ख्यालात उन्होंने हम लोगों के सामने रखे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद सर का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी अपने ख्यालात को आपके सामने रखने का काम किया, हमें समय दिया। और MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और कि वो इस चर्चा में शामिल हुए। चर्चा में उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए, जिस पर इन दोनों मान्यवरों ने बखूबी से, और जो संदेश समाज में देना चाहिए वो संदेश देने का काम किया है। तो इन तीनों मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हैं, और ये चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया।